आज का पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण होगा, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और दाढ़ी बनाने में छोटा दाढ़ी भी बड़ा दिखेगा, जिसके कारण नाई को दाढ़ी बनाने में बहुत आसानी होगी। दूसरा नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है। आर बराबर एफ बाई टू आर बराबर एफ, एफ बराबर आर बाई टू और आर बराबर एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। तीसरा नंबर मेरा प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसका संबंध क्या है। इसका संबंध है एफ बराबर आर बाई टू। ऑप्शन नंबर सेकेंड है एफ बराबर 2r और सी नंबर ऑप्शन है एफ बराबर 3r/2, एफ बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो एफ बराबर r/2। चौथा नंबर प्रश्न है मेरा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। जब अवतल दर्पण से किरण परावर्तित होगी तो वो किस बिंदु से गुजरेगी। इसका सही आंसर होगा फोकस एफ, जिसे एफ से सूचित करते हैं फोकस। ऑप्शन दिया सी, एफ, पी, सी और एफ के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस से होकर के गुजरेगी। अगला नंबर प्रश्न है मेरा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल, अवतल, समतल, समतल तथा उत्तल। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है सो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल में बड़ा बनाएगा, समतल में जो है ना एकदम पूरा बराबर वस्तु के बराबर बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। अगला छठा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सातवां नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन दे दिया दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म। सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म। साथियों आठवां नंबर मेरा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, तो एफ बराबर r/2। तो एकरा में होगा क्या चीज़, होगा ये चीज़ आंसर है। ऑप्शन है मेरा 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 50/2 करेंगे तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि 25 सेंटीमीटर सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नौवां नंबर मेरा प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी 1 डायोप्टर ही इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। प्रश्न नंबर अगला है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है +VE, -VE, +-VE इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा +VE। 11वां नंबर प्रश्न मेरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होगा। ऑप्शन दे दिया निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच में। कांच में जो है सो प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। अगला नंबर प्रश्न है मेरा 12वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, मतलब लेंस बनाने में उपयोग नहीं आएगा। ऑप्शन दे दिया जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का लेंस बनाने में कोई भी उपयोग नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। अगला नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दे दिया कैसा होता है, ऑप्शन दे दिया सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा ना वो हमेशा सीधा होगा, सीधा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा। 14 नंबर मेरा प्रश्न है मेरा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दे दिया समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। जैसा कि आप लोग को क्लास में भी पढ़ाया गया होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर प्रश्न है मेरा 15वां, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आपको जब लेंस सूत्र बताया गया होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया होगा, वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। ऑप्शन दे दिया 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर।
16वां नंबर प्रश्न है मेरा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर और +2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा +2 डायोप्टर। 17वां नंबर मेरा प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन दे दिया समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए होगा क्योंकि अवतल दर्पण में छोटा से छोटा प्रतिबिंब जो है ना वो बड़ा से बड़ा दिखता है। वस्तु छोटा रहेगा, प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, जिसके कारण ना हजामत दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर मेरा प्रश्न है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? ऑप्शन दे दिया 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही 30 सेंटीमीटर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दे दिया वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। 21 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। तो विरल माध्यम से सघन में आएगी, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। अब आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। अभिलंब से दूर भागेगी जब सघन से विरल में जाएगी तब, लेकिन यहाँ पर है विरल से सघन में आ रही थी, इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट आएगी। 22वां नंबर मेरा प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा। संभावना बता रहा है दर्पण कैसा हो सकता है। केवल समतल, या तो समतल या उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल। तो इसका सही आंसर होगा या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण भी बनाता है और समतल दर्पण भी बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। 23वां नंबर मेरा प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उसमें दर्पण का कोई जरूरी है ही नहीं, लेंस का जरूरत है, तो लेंस उसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मतलब फोटोग्राफी जो होता है पूरा कैमरा में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है मेरा अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग होगा हमेशा उत्तल दर्पण का ही उपयोग होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है सीधा, और उसके बाद है क्या, जो वस्तु से छोटा बनाता है। तो पीछे से आ रही वाहन को आसानी से देख सकता है और दुर्घटना होने से बचा सकता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू म्यू का मान होता है। ऑप्शन दे दिया साइन आर बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर आप लोग बता ही सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इसका आंसर होगा और सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? ऑप्शन दे दिया आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? ओकरा तो परावर्तन कोण ही कहेंगे। इस सब चीज को क्लास में सॉल्यूशन करवाया गया, सॉर्ट आउट करवाया गया। अगला प्रश्न है मेरा, अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन दे दिया यू बट्टे भी, यू भी, यू प्लस भी बट्टे यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी बट्टे यू। 29 नंबर मेरा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन दे दिया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस।
30 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला नंबर प्रश्न है 31वां, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 32 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे? समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस के सामने में बिंब को कहां पे रखा जाएगा? ऑप्शन दे दिया हमको, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, अनंत में। तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी की दुगुनी पर। अगर फोकस दूरी की दुगुनी पर रखा जाएगा तब जो है सो वो वस्तु समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर देगा, आसानी से कर देगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन दे दिया, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो अवतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बन रहा होता है तो वो आभासी सीधा है और बिंब से बड़ा है। तो इसका कह रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होने, मतलब वस्तु कहाँ पर रखल गया होगा। तो इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, अर्थात दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर रखेंगे वस्तु को, अगर वो अवतल दर्पण रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और प्रतिबिंब से बड़ा बनाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दो दे दिया है, एक दे दिया गोलीय दर्पण, एक दे दिया पतले गोलीय लेंस, फोकस दूरी दे दिया -15। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब दर्पण कैसा होगा और लेंस कैसा होगा। तो ऑप्शन दे दिया मेरा, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल का पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों अवतल। 35 नंबर मेरा प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जानते हैं आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के बराबर होती है, अर्थात sin i बटे sin r। इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला नंबर प्रश्न 36, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हो जाएगी 2। 37 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करते हुए ऑप्शन दे सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो गमन करेगी हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। अगला नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन दे दिया उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होगा वो अवतल होगा। 39 नंबर प्रश्न है मेरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है? हम जानते हैं फोकस दूरी की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आधी। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। 41 नंबर प्रश्न है मेरा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 42 नंबर प्रश्न मेरा, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। इसका सही आंसर होगा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण।
अगला नंबर प्रश्न है मेरा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? ऑप्शन दे दिया, दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण बड़ा होता है। आज के क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरा 46 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है इनमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर।